नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 सेट की जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चल रही है, ये अपने अंतिम पड़ाव पे है और आज यह आपके सामने 34वीं क्लास है। इससे पहले हमने आपको 33 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 34वां क्लास देखेंगे। एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ज़रूर कवर करते जाना है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं कि क्या ये क्लास मैं अमुक एग्जाम के लिए ले सकता हूँ। मेरा आंसर है हाँ। जहाँ जहाँ भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी जगह मेरे कंटेंट को यूज कर सकते हैं। हर जगह रामबाण फ़ायदा करेगी और एसएससी में 80% से ऊपर भी फ़ायदा कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो है आपका वीडियो। पहला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में, जिसे हाल में ही टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। टाइगर रिजर्व का दर्जा एक प्रकार से टाइगर के लिए जो है और ये स्पेशली हो जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वर्तमान में कौन है, तो नागार्जुन सागर है। कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये लिखा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि भाई सलेम एक अलग जगह है और श्रीशैलम अलग जगह है। सलेम जो है ये तमिलनाडु में, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो ये जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है और ये दुर्गावती कहाँ पे, मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व हो गया दुर्गावती वाला। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि इंडिया में दमोह टाइगर रिजर्व अगर बन जाती है, दो अभयारण्य को विलय करके बनेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, तो इंडिया में ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व होगी। फिलहाल आपको नागार्जुन को लेके ही चलना है। अगर दमोह से क्वेश्चन आता है तो करंट सेक्शन से आएगी, जो हमने पास्ट क्लास में आपको करा दिया है। ठीक है भाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा ये वाला, है ना। तो मध्य प्रदेश में अन्य 6 टाइगर रिजर्व, कान्हा, सतपुरा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़ और संजय, और इसके बाद अभी दुर्गावती, तो 7वां। इसके अलावा देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क भी एमपी के अंदर है। एमपी को और आप क्या कह सकते हैं, बाघ स्टेट कहते हैं एमपी को, है ना। बाघ स्टेट कहा जाता है एमपी को, और एमपी के अंदर ही सबसे ज्यादा जो है आपका टाइगर स्थित है। टाइगर मतलब निवास करते हैं। इनके अलावा भारत की एरिया के हिसाब से विस्तृत नेशनल पार्क आपका हेमिस है लद्दाख में। इसमें मैंने हेमिस त्योहार के नाम से याद करवा दिया है। हेमिस त्योहार में किसकी पूजा होती है या फिर किसकी जयंती मनाई जाती है, तो पद्म संभव का, है ना। किसका, पद्म संभव नामक जो बौद्ध धर्म के गुरु हुए उनको उनके जो है मतलब जयंती के दिन को सेलिब्रेट करते हैं हेमिस के रूप में लद्दाख के अंदर। ठीक है, जबकि सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये साउथ बंटन में है। लद्दाख से इस बार 3 क्वेश्चन याद रखना है। जो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम हुआ है वो भी लद्दाख में भी हुआ है पहली बार। इससे पहले हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर ही टोटल इवेंट हुआ करता था, लेकिन इस बार की जो लेटेस्ट वाला खेलो इंडिया शीतकालीन गेम है तो 2 चरणों में हुआ, है ना। कुछ पार्ट लद्दाख में हुए, यानी कुछ खेल, और कुछ खेल जम्मू कश्मीर के गुलबर्गा में कराए गए। देश की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व बता दिया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 के अंदर होता है और भारत में टाइगर मैन किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। बता दिया था, कैलाश सांखला को कहा जाता है आपका टाइगर मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इसके अलावा रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के शिवन को कहा जाता है। जल मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है ना। तो ये सब कुछ जो है मैन वाला क्वेश्चन भी आपके छोटे छोटे एग्जाम में आ जाया करती है। संजय गांधी नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है ना, और खाली संजय नेशनल पार्क कहेगा तो आपका एमपी के अंदर है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, औरंग, नमेरी, पावितोरा, ये सभी के सभी असम के अंदर है। बाद में और भी कई सारे नेशनल पार्क है, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क पूछा जाता है, पिन वैली, है ना। पिन वैली काफ़ी बार पूछा जाता है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पूछा जाता है। ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे, है ना। इनके अलावा बंसदा पूछा जाता है, गिर नेशनल पार्क पूछा जाता है, ये आपका गुजरात के अंदर स्थित है। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है। 2023 कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा पिछले साल का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, नवंबर की बात है और ये अगला इवेंट हुआ ही नहीं, तो यही नया रहेगा, है ना। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 ये पंजाब राज्य ने जीता है बड़ोदरा को हरा के। तो इसे भी उप विजेता कौन हुए, बड़ोदरा। विजेता कौन हुए, तो भैया आपका पंजाब राज्य। रणजी ट्रॉफी 2023-24 के विजेता कौन हुए हैं, महाराष्ट्र विदर्भ को हरा के। ये दोनों अगर कायदे से आप देखें तो महाराष्ट्र, कोंकण, विदर्भ, ये
तीनों के तीनों महाराष्ट्र के ही जो है रीजन है ना। तो फिर भी पहला मौका भी था कि रणजी के अंदर दोनों एक ही राज्य की टीम रिप्रेजेंट कर रहा हो फाइनल को, तो ये पहली बार हुआ है। विदर्भ भी महाराष्ट्र के में रीजन है और महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र ये है, कोंकण भी महाराष्ट्र में ही है ना, रत्नागिरी साइड में। इनके अलावा रणजी ट्रॉफी 2022-23 यानी इससे पहले वाला जो इवेंट था ये सौराष्ट्र जीता था और उपविजेता रहा था बंगाल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये रणजी ट्रॉफी में जो महाराष्ट्र का लेटेस्ट आपका जो मिला है ताज, ये 42वां नंबर का ताज मिला है। अगर आपसे कोई पूछे कि अब तक कितनी बार महाराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीता है तो 42वां बार। सीएसके के टीम कितने बार आईपीएल जीते हैं तो 5 बार। मुंबई इंडियंस के टीम कितने बार आईपीएल जीते हैं तो 5 बार। ऑस्ट्रेलिया कितने बार वर्ल्ड कप जीते हैं तो 6 बार। इंडिया कितने बार वर्ल्ड कप जीते हैं तो 2 बार। इसके अलावा इंडिया आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप पुरुष वाला कितने बार जीते हैं तो 5 टाइम, है ना। इंडिया आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप कितनी बार जीते हैं तो पहला, एक ही बार, फर्स्ट डे हुआ था, फर्स्ट डे जीत लिया। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडिया जो है ओलंपिक के अंदर कितने गोल्ड मेडल जीते हैं तो 10। ये 10 गोल्ड मेडल कहाँ से है तो 8 आपका हॉकी खेल के अंदर है इकलौता, है ना, हॉकी खेल के अंदर 8 है और 2 में एगो अभिनव बिंद्रा है और एक आपका नीरज चोपड़ा है। तो इस प्रकार से 10 गोल्ड आपके पास ओलंपिक के अंदर आ गया है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था एसएससी ने कि अंतिम बार हॉकी के अंदर इंडिया ने कब गोल्ड जीता तो 1980 में, और पहली बार ओलंपिक में 1928 में हॉकी के अंदर ही जो है आपका गोल्ड मेडल जीता गया था जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 फॉर्मेट की क्रिकेट है जो बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ना। रणजी ट्रॉफी अभी जो आपने देखा ये कैसा फॉर्मेट है तो ये टेस्ट के जैसा फॉर्मेट है। जो टेस्ट और इसमें क्या फर्क है तो टेस्ट हमेशा 5 दिनों तक हो सकती है मैक्सिमम, ये 4 दिन और 5 दिन दोनों तरीके के खेल हो सकते हैं। बीसीसीआई का गठन कब हुआ था 1928 में हुआ था। पहला अध्यक्ष आर ग्रेंट गोवन है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई का, रोजर बिनी साहब है ना। बीसीसीआई के सचिव कौन है, जय शाह है। और यही जैसा कौन है एशियाई क्रिकेट काउंसिल ACC के जो है अध्यक्ष भी हैं। इसके कार्यकाल फिर से जो है रिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा फुटबॉल के संतोष ट्रॉफी ने भैया संतोष ट्रॉफी फुटबॉल जो है ये 2023 के विजेता कर्नाटक हैं, उप विजेता मेघालय है। यह मैच सऊदी अरब में हुआ था। डुरंड कप 2023 के विजेता मोहन बगान, उप विजेता ईस्ट बंगाल है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, फुटबॉल और डुरंड कप, है ना, डुरंड कप और आपका संतोष ट्रॉफी दोनों याद रखना है। इसके अलावा ये भैया आपके ई बुक का लुक है। इस प्रकार से कुछ आपके प्रिंट मिलेंगे, चूंकि ये स्क्रीनशॉट है तो इस प्रकार से दिख रहा है। बाद में आपके एकदम A1 क्वालिटी में A4 साइज में जो है बहुत बढ़िया से सजा के लिखा गया है ताकि आप जो है बढ़िया से पढ़ सको, प्रिंट करा सको और अपने यूज में ला सको और इससे जो है फायदा लेके नौकरी पा सको। देखिए ये आपका फर्स्ट पेज है, कल आज ही आने वाला था। मैंने आपको टेलीग्राम पे इसकी सूचना भी दे दी थी कि भैया जो है आज नहीं आ पाएगा क्योंकि रिव्यू करना बाकी है और आज मैं ड्यूटी चला गया था। तो रिव्यू करने में कम से कम मुझे 10 घंटे तो लगेंगे ही क्योंकि बारीक से पढ़ना पड़ेगा भाई एक एक वर्ड को, है ना। इसके अलावा मैंने फिर से इसमें नया विचार लाया कि भाई टॉपिक वाइज जो है इसको भी ऐड कर दिया जाए। क्या होगा, है ना, 20-40 पेज और बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर एक साथ कॉम्बो मिल जाता है तो बच्चे को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे पढ़ो और सीधे एग्जाम में जो है बल्ले बल्ले करके आओ। तो कुछ इस हिसाब से सोच लिया हूँ, इसीलिए 2 दिन और डिले हो रहा है। अभी 8 तारीख को 11 बजे आ जाएंगे। तो जो भी बच्चे को चाहिए ई बुक वो जो है आप नॉमिनेट करा सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आपके सामने दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का, क्लिक करके बात कर सकते हैं। जिस बच्चे को लगता है कि मुझे व्हाट्सअप पे नहीं लेना है, आप मुझे टेलीग्राम पे लेना है तो आप टेलीग्राम पे भी ले सकते हो। और एक बात साथ ही साथ और बता दूं भाई, है ना, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे कि मैं अभी घर से आते समय पटना में एक दिन का ठहराव हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि मैं पढ़ाता भी हूँ, है ना। मेरा भाई रहता है पटना में, तो मैं बहुत सारे रूम में जो है मेरी PDF जो 57 सेट वाला है वो घूम रहा था। मैं ऐसे बच्चे लोग बात करने बैठने चला गया खाना बनाते समय, है ना। तो बहुत सारे मैं वाला कहाँ से आया तो मेरे दोस्त ने सेंड किया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सेंड मत करो, किसी को मत दो। दूसरे की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे पैसे पे कर सकते हैं ना, जो पे कर सकते हैं उनको मत दीजिए, है ना। अगर आप फ्री में उनको दे भी देंगे ना तो वो पढ़ेंगे नहीं, है ना। इसीलिए तो इसे थोड़ा सा फ्री में रखा गया हूँ मैं, नहीं तो फ्री में तो फ्री में देता था पहले, है ना भैया। तो जो पे कर सकते हैं उनको नहीं शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात आप मानते हो तो, है ना। अन्यथा आपकी मर्जी। बाद बाकी जो नहीं पे कर सकते हैं उनको दे दीजिए, जो लाचार है उनको ऐसे ही दे दीजिए। वो मुझे भी कहेगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जो पे कर सकते हैं ना उनको मत दीजिए, क्योंकि वो पढ़ेगा नहीं तो क्या मतलब है ना। इसके अलावा आप अगर ई बुक के अलावा अगर आप PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो भी आपका यही मोबाइल नंबर है। RRB की चालू हो गई है, कंबाइंड RRB की, कोई सा भी एग्जाम हो
हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, सभी को लेकर के चलेंगे। 30 क्लास की सेट स्टार्ट हो गई 49 रुपये के अंदर। तो 49 रुपये पे करके आप पीडीएफ ग्रुप में ऐड हो सकते हो, है ना। बाद में एसएससी के अगर आप ई बुक नहीं लेना चाहे, पीडीएफ ही लेना चाहे तो 70 रुपये वाला ले लीजिएगा। 113 क्लास की पीडीएफ मिलेगा जो आपका रामबाण रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। दीर्घ ज्वार की घटना प्रत्येक महीना में कितनी बार घटित होती है? तो 2 बार। दीर्घ ज्वार मतलब बड़का, लघु ज्वार मतलब छोटका। दीर्घ ज्वार वैसे ज्वार जिसकी सीमा औसत ज्वारीय स्तर से अधिक होती है। जो भी ज्वारीय के स्तर होती है, ज्वार भाटा समुद्र के अंदर आता है भाई, जो ऊपर उफान आता है जल में उसे ज्वार कहते हैं, जो नीचे की तरफ जल जाती है, जो सटकन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं, है ना। इसके अलावा यह प्रत्येक महीना एक बार अमावस्या के दिन आता है और एक बार पूर्णिमा के दिन आता है। कौन सी बात हो रही है? तो दीर्घ ज्वार की बात हो रही है, इसीलिए प्रत्येक महीना 2 बार की बात हो गई। एक बार अमावस्या के दिन आता है और एक बार पूर्णिमा के दिन आता है। मैंने कल आपको बताया था कि 2 पूर्णिमा के बीच मैक्सिमम गैप कितनी हो सकती है ना। 29 दिन से कम तो बिल्कुल नहीं होगी, 29 और 30 के दिन के बीच में हो सकती है 2 पूर्णिमा के बीच के गैप। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी ने पूछा है, तो कल मैं पढ़ाया था। इसके अलावा उच्च ज्वार की घटना कब घटित होती है? सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होने से आकर्षण शक्ति अधिक हो जाती है और ऐसी स्थिति में उच्च ज्वार की जो है घटना घटित होती है, जो 2 दिन होती है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन महीना में। निम्न ज्वार की घटना सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में आ जाता है, तो सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगता है, जिससे निम्न ज्वार की घटना होती है, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत खिंचाव, है ना, तो इससे जो है निम्न ज्वार की घटना जो समकोणीय स्थिति में आ जाता है। और पहला वाला केस में जब दीर्घ ज्वार हो रहा था तो एक लाइन में आने से जो है दोनों मिल के बल लग रहा था। इसके अलावा पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी होने से उत्पन्न ज्वार को एपोजियन कहते हैं, तथा पृथ्वी से चंद्रमा की निकटतम दूरी होने की जो उत्पन्न ज्वार होती है उसे प्रीजियन टाइड कहते हैं। देखिए एक चीज और है यहाँ से क्वेश्चन कि भाई सूर्य की स्थिति पृथ्वी की तुलना में कम और ज्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो सबसे नजदीक एक दिन होता है 3 जनवरी। 3 जनवरी यहाँ पे लिखा है। इस दिन जो है सूर्य अपने स्थिति से कम दूरी पर होती है पृथ्वी की तुलना में, इसे उपसौर कहा जाता है। और एक दिन होता है 4 जुलाई, है ना। ये 4 जुलाई क्या होता है? सूर्य पृथ्वी की तुलना में सूर्य जो है अपने औसत जहां पर रहता था उससे अधिक दूरी पे चली जाती है। इस घटना को अपसौर कहते हैं। तो अपसौर उपसौर आपके एग्जाम में आता है। इसके डेट फिक्स है 3 जनवरी 4 जुलाई। प्रत्येक दिन 2 बार जो है ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। 2 ज्वार और के बीच में जो है 12 घंटा 26 मिनट की गैप होती है। इसी प्रकार से पहले ज्वार आएगा, फिर भाटा आएगा, फिर ज्वार आएगा, फिर भाटा आएगा। तो 2 गो ज्वार के बीच में गैप कितना? 12 घंटा 26 मिनट, है ना। तो एक ज्वार और एक भाटा के बीच में गैप कितना? तो एकदम फिक्स रखा गया है 6.13, है ना, यानी 6 घंटा 13 मिनट। आप समझ गए ना, है ना। ज्वार के बाद भाटा 6 घंटा 13, भाटा के बाद फिर ज्वार 6 घंटा 13 मिनट और फिर ज्वार के बाद फिर भाटा 6 घंटा 13 मिनट के बाद। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो 24 घंटा से आगे भाग जाएगा, है ना। लेकिन 12 घंटा 26 मिनट के बाद सेम क्रिया रिपीट होती है, ज्वार भाटा, है ना। पृथ्वी पर चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पे शांति सागर स्थित है। कल मैंने चंद्रमा के बहुत सारे डाटा आपको बता दिया था भाई। चंद्रमा के परिभ्रमण और परिक्रमण काल सेम होता है, इसीलिए पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है, जो पूरे दिखते भी नहीं है। इनके अलावा सूर्य के अंदर ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, संलयन अभिक्रिया और विखंडन अभिक्रिया क्या होता है? विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पे आपका नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम इत्यादि काम करते हैं, जबकि संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पे आपके हाइड्रोजन बम, सूरज में प्रकाश इत्यादि काम करते हैं। संलयन में जोड़ना और विखंडन में टूटना। हाल में ही भारत में लॉन्च किया गया गूगल का एआई चैटबॉट का नाम क्या है? देखिए हाल में ही भारत में लॉन्च किया गया है गूगल का एआई चैटबॉट असिस्टेंट है ये। इसका नाम दिया गया है बार्ड। क्या नाम दिया गया है? BARD, बार्ड। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हाल में ही भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया। चक्षु पोर्टल अभी की बात है, मार्च की बात है। चक्षु पोर्टल, चक्षु मतलब आंख होता है, वैसे अगर हिंदी में इसका अर्थ निकाले तो, है ना। तो चक्षु पोर्टल जो है ये क्या होता है कि साइबर के माध्यम से जो भी फ्रॉड होते हैं उन पे निगरानी या लुक रखने के लिए ये चक्षु पोर्टल लाया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा है? ये दूरसंचार विभाग के द्वारा है, कि इंटरनेट के माध्यम से जो भी फ्रॉड वगैरह होती है उन पे जो है शिकंजा या फिर अंकुश लगाया जा सके। वर्तमान में आईटी के मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में आईटी मिनिस्टर हैं आपके, है ना, अश्विनी वैष्णव साहब। ये रेल मंत्री भी हैं। और रेल मंत्रालय में वर्तमान में CEO कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा मैडम है, जो पहली महिला CEO है। तो उन्हें भी ध्यान रखना है, उनको भी पढ़ा दिया हूँ। इनके अलावा
सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस तथा थैलेमस नामक उपभाग मस्तिष्क के किस भाग में होती है ना? तो फ्रंट ब्रेन में होती है, अग्र भाग में होती है। मस्तिष्क को बेसिकली हम 3 पार्ट में बांटते हैं, अग्र भाग, पश्च भाग और मध्य मस्तिष्क, ठीक है। इनके अलावा मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भाग में यहाँ पे लिखा गया है ना? 3 भाग जो है अग्र, मध्य और पश्च, है ना। इसके अलावा सेरिबरम का मुख्य काम क्या है? याददाश्त, बुद्धिमत्ता, इच्छा और गतियों का केंद्र माना जाता है सेरेब्रम, है ना। हाइपोथैलेमस को क्या होता है? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, पसीना, खुशी, गुस्सा, जल का उपापचय इन्हीं के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? हाइपोथैलेमस। दर्द, ठंडा और गर्म पहचानने की जो आपकी ग्रंथि है उसका नाम है थैलेमस। उपापचय, रक्तदाब, हृदय की धड़कन इत्यादि का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि रक्तदाब को जो है चलाने के लिए या फिर संचरित करने के लिए या फिर उस पर नियंत्रण करने के लिए एक तो मेडुला ऑब्लोंगा भी रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस भी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो अगर कभी रक्तदाब किस ग्रंथि से संचालित होती है या फिर किसके निगरानी में है, जो मस्तिष्क के पार्ट है उनकी बात आ जाए तो थैलेमस और आपका जो है मेडुला ऑब्लोंगा दोनों आ जाएगा। मानव मस्तिष्क से संबंधित रोग भी पूछा जाता है, अल्जाइमर होता है, मेनिंजाइटिस होती है, सोने की बीमारी होती है। मानव शरीर में सबसे कम सेल डिवीजन मस्तिष्क में होती है, इसीलिए हेलमेट जरूरी है ना। मानव मस्तिष्क से संबंधित जांच आपका ईईजी है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है ना? तो ये मैं बिहार वाले क्लास में ही पढ़ाया था ये क्वेश्चन, है ना। तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये आपका हो जाएगा चिनाव नदी। चिनाव नदी जो है सिंधु के सभी आपका जो है ट्रिब्यूटरीज में सबसे लंबी है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी ये उसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होती है, लेकिन ग्लेशियर का नाम अलग अलग है ना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव नदी है। सिंधु की अन्य प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे तो झेलम, चिनाव, ब्यास, सतलज, जास्कर, है ना। राइट साइड से नदी में जो उनको सहायक बनाती है ये श्योक है, गिलगित को बनाती है, काबुल नदी को बनाती है। सिंधु नदी कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इनके अलावा हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो इसी नदी के किनारे है, यानी सिंधु नदी के किनारे है। भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, वैसे ओवरऑल मोहनजोदारो है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, जुआरी है। ये जुआरी नदी से अभी आपके दिल्ली पुलिस कौन सा एग्जाम हुआ है? जीडी का हुआ ना। तो जीडी में पूछा गया था कि जुआरी नदी किस राज्य में? गोवा में। शरावती नदी है, गंगावेली, पेरियार, साबरमती, भादर, भरतपूजा ये सभी के सभी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां समगुप्का है, स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गंगा ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली परम नदियों में से हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नदी में भारत में सबसे लंबी जो नदी जो है ये गंगा है, और सबसे लंबी नदी बेसिन अगर कहेगा तो भी गंगा नदी की बेसिन ही सबसे लंबी है, जो इंडिया में लगभग 80% है ना बेसिन पाई जाती है गंगा नदी की। इसके अलावा नेपाल वगैरह में भी पाई जाती है, बांग्लादेश, तिब्बत इत्यादि क्षेत्र में भी गंगा नदी की बेसिन पाई जाती है। गंगा नदी इंडिया के 11 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता, मतलब इनकी बेसिन गुजरती है ये बता दिया। लेकिन गंगा गुजरना और गंगा की बेसिन गुजरना इन दोनों में फर्क है। बेसिन क्या होता है मैं बता दिया हूँ कि इनकी जो जल स्रोत है वो कहाँ से आती है, वो सब बेसिन वाले पार्ट में आ जाते हैं। इनके अलावा एशिया में सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग है, और दुनिया में सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से, और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। निम्नलिखित में से होने वाले मतलब उनके कारकों के साथ अच्छा रोग और किससे फैलता है ये आपको मिलान करना है। नहीं, एक ही आंसर दिया है ना। मिलान कौन सा सही है ऐसा पूछा गया है, ठीक है। कौन सा सही है ये पूछा गया है। काला ज्वर एडीज से पूछता नहीं, एडीज से चिकनगुनिया होती है। काली खांसी मादा एनीफिली मलेरिया होती है। चिकनगुनिया पर्टूसिस नहीं होती। इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर से होता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी है। इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी क्यूलेक्स से होती है। इसके अलावा काला ज्वर लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होती है। यह बीमारी का वाहक बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई है। काली खांसी पर्टूसिस के कारण होती है। साधारण सर्दी जुकाम वायरस के कारण होती है। चिकनगुनिया नामक बीमारी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। और एक और नया बीमारी सुनने में आ रहा है भैया न्यूज में, है ना,
ये भी एक खतरनाक ही रूप लेगा लगता है, भगवान सबकी रक्षा करो। मलेरिया रोग मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से मलेरिया रोग होता है, लेकिन काटता कौन है? मादा एनीफिलीज नामक मच्छर। पेचिस नामक रोग मानव के आंत को प्रभावित करती है, यह एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी से होती है। ठीक है, इनके अलावा सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करती है तथा यह ट्रैपनोसोमा नामक परजीवी से होती है, जो सीसी मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। विषाणु से होने वाले कुछ रोग यहाँ पे चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, पोलियो है, कोरोना है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, पीलिया है, डेंगू, रेबीज, मोनिंजाइटिस, ये सभी के सभी जो है साधारण सर्दी जुकाम, ये सभी के सभी वायरस से होने वाले रोग है। वायरस को मैंने बताया था सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है वायरस को, है ना। इसके अलावा जीवाणु से होने वाले रोग हैजा, प्लेग, टीबी, टाइफाइड, डिप्थीरिया, है ना, ये सब जो है टिटनेस भी रखिएगा इसमें, तो ये सब जो है आपका किससे हो जाएगा? जीवाणु से हो जाएगा। टिटनेस को लोकजा भी कहते हैं, लोकजा, है ना। निमोनिया भी एक है, ये बच्चे में खास करके ज़्यादा होता है। इनके अलावा युवा पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, युवा पोर्टल जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अभी आपने चक्षु पोर्टल देखा था जो आपका दूरसंचार विभाग के द्वारा साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था, है ना। तो ये जो युवा पोर्टल है, जलदूत एक एप्लीकेशन, ये काफ़ी बार पूछा भी गया, फिर मैं यहाँ रखा हूँ, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय आंसर हो जाएगा युवा पोर्टल का। जलदूत एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा देश भर में गाँव के जो कुआं है उनमें जल लेयर को मापने के लिए या फिर स्तर का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ई अमृत एप्लीकेशन ये नीति आयोग के द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, मोबिलिटी मतलब यहाँ पे जो है परिवहन क्षेत्र से हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वाला नहीं होता उनके लिए। इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान एप्लीकेशन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया। ई समाधान एप्लीकेशन यूजीसी का है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हैं। वर्तमान में इनके चीफ कौन है? यूजीसी के एम जगदीश कुमार। इनके अलावा एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, लोहा पे परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं क्या? यस्दीकरण या गैल्वेनाइजेशन, है ना, या फिर जस्तीकरण भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एल्युमिनियम पे परत चढ़ाते हैं इसे एनोडीकरण कहा जाता है। रबर में जो आप सल्फर मिलाते हो उसे रबर का बलनीकीकरण कहा जाता है ना। इसके अलावा जो वसीय तेल से आप जो है कृत्रिम घी बनाते हो यानी डालडा बनाते हो उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। तो ये कुछ एक बात जो है करण वाला, इसे जरूर ध्यान रखें, है ना। तो ये एनोडीकरण हो गया। इनके अलावा लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाने को हम यस्दीकरण बता दिए, गैल्वेनाइजेशन। लोहा को प्रोटेक्ट करता है, जंग से बचाता है। जंग लगी हुई लोहा का भार क्या होगा? पहले के अपेक्षा में अधिक होगा, है ना। अपने को सोचने में लगता है कि खोखला हो गया ना, तो ये वजन कम देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को बलनीकीकरण कहते हैं। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने को अभिक्रिया जो प्रोसेस है उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। समुद्री जल को डिस्टिलेशन से शुद्ध करते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है? जलवाष्प में परिवर्तित करना लिक्विड को, उसके बाद जो है उसे धीरे धीरे ठंडा करके जो है शुद्ध पदार्थ को अलग कंटेनर में और अशुद्धि को नीचे जो है जमा कर लेना। जैसे समुद्री जल, नमक नीचे बैठ जाता है और वाष्प के रूप में जल अलग चले जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ को जो है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन या फिर आंशिक आसवन या प्रभाजी आसवन से शुद्ध किया जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को आदिबराह की उपाधि दी गई थी? गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। और मिहिर भोज इसी वंश के शासक को, जिसे आदि बराह कहा जाता है। बराह भगवान विष्णु का भी एक रूप है ना। इसके अलावा गुज्जर प्रतिहार वंश के बता दिया, नागभट्ट प्रथम जो है संस्थापक हैं, बत्सराज नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, ये सब गुज्जर प्रतिहार वंश के जो है शासक हुए। एहोल अभिलेख में जानकारी मिलती है, एहोल अभिलेख में, कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख, और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित है। तो ये ध्यान रखेंगे। एहोल अभिलेख के लिखने का श्रेय जो है कवि रवि कीर्ति को दिया जाता है। हर्यक वंश के प्रतापी सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। इतिहास में हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। मौर्य वंश के दूसरे शासक बिंदुसार के पुत्र, है ना, मौर्य वंश के सेकेंड शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक। तो अशोक जो है, अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। मास्की अभिलेख में इस प्रकार का जो है अशोक का नाम मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इनके अलावा गुप्तकालीन परम प्रतापी सम्राट
सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्हीं के काल में फहियान भारत आया था और हेनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के काल में। और हेनसांग दक्षिण भारत की विजय किसके काल में किया है? आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन का आंसर मैं डिमांड करता हूं, कई बार बता चुका हूं कि जो हेनसांग है ना, जो हुएन है ना, हुएन इस प्रकार से, थोड़ा सा इस प्रकार से, जो हुएनसांग है ये दक्षिण भारत साउथ इंडिया की भ्रमण या जो आपका गए थे वहाँ पे, तो वो किस शासक के काल में गए थे बताइएगा? हिंट देता हूँ, नरसिंह नाम है। इनके अलावा निम्नलिखित घटनाओं को उनके उचित समय के साथ मिलान कर दीजिए। तो रॉलेट एक्ट कब होती है? रॉलेट एक्ट होती है आपका 1919 में। गांधी इरविन समझौता होती है 31 में। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 31 में ही होती है। मतलब अब आपको यहाँ पे पंगा है क्योंकि डेट के साथ याद होना चाहिए। तो रॉलेट एक्ट होता है आपका, है ना, 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो कहीं है तो ये वेल मैच है, यानी डी का 4 होगा, तो यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 में तो हुआ था, लेकिन 5 मार्च को आप जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये 26 मार्च में भागेगा और एक ही बच गया, तो यहाँ पे 21 मार्च 1919 को जो है आपका रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, कराची अधिवेशन की जो है उपलब्धि मैं बता दिया था। इस अधिवेशन में जो है आपकी दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति दी गई। जवाहरलाल नेहरू साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो है अध्यक्षता किए थे। इसके अलावा मैंने कल या परसों पढ़ाया था कि जो झंडे में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाल हरा पीला, तो इसमें जो है आपका लाल रंग को केसरिया रंग से बदला गया था। झंडा में जो हम आजकल केसरिया रंग देखते हैं, ये कराची अधिवेशन में ही निर्णय लिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है ना, कुछ नेतागण की गिरफ्तारी के कारण, जिसमें सैफुद्दीन किचलू वगैरह प्रमुख थे, और तभी जो है जनरल ओडायर जालियांवाला बाग जो अमृतसर में स्थित है वहाँ पे बैठे हुए निहत्थों पे गोली चलवा देता है। बाद में जनरल ओडायर को लंदन में जाके जो है उधम सिंह जो है गोली से टपकाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे? भीमराव अम्बेडकर साहब। 30 और 31 32 तीनों कहाँ हुए थे? लंदन में। तीनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। अध्यक्षता किसने किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। गांधी जी किस में भाग लिए थे? सेकेंड वाला गोलमेज सम्मेलन में। इसके अलावा अंतिम वस्तु, अंतिम सेवाएं तथा मध्यवर्तीय वस्तु में कौन सा जीडीपी के गणना में शामिल नहीं होता है? तो जीडीपी के गणना में कभी भी मध्यवर्तीय वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, इसको देहाती भाषा में भी आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ या तो कच्चा माल के रूप में आप जानते हैं या फिर पूरे तैयार के रूप में जानते हैं। बीच बीच में उसका कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार से जिंदगी में या तो आप बहुत ज़्यादा कुकर्मी हो तो नाम पर चलेगा आपका, या फिर बहुत ज़्यादा सुकर्मी हो गए तब नाम चलेगा। बीच वाले को कोई नहीं पहचानता। जैसे हमको कोई कौन पहचानता है? कोई नहीं पहचानता है। बीच वाले हैं हम, ना तो हम बहुत ज़्यादा सुकर्मी है ना बहुत कुकर्मी है ना, समझ रहे हैं। इसके अलावा जीडीपी किसी बता ही देते क्या होता है? जीडीपी किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में, है ना, उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये जीएनपी होता है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। इनके बारे में बता दिया था कि ये क्या चीज़ होता है, कल भी बताया हूँ। क्यों भाई, क्या बताया हूँ कल, है ना? कल क्या बताऊं कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए किसमें आप राष्ट्र के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। मन में मंथन जरूर करना। निम्न स्तरीय वस्तु वह वस्तु है जिसकी मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ जो है घट जाती है। जनरली क्या होती है कि जिसपे मांग का नियम लागू होती है, या फिर जो अच्छे क्वालिटी की वस्तु होते हैं, है ना, या फिर जो वस्तु निम्न स्तरीय नहीं है, सीधी सीधी बात तो ये है ना। तो जैसे ही उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आप मान लीजिए कि आज 40 रुपये वाला चावल खाते हैं और इनकम आपका अभी 10 के है, अभी आपका इनकम मान लीजिए कि 30 के हो गया, प्रमोशन मैनेजर बन गया आप, है ना, तो ये 30 के हो गया, तो आपको हो गया हटाओ 40 वाला, लाओ 50 वाला। ठीक है, तो जैसे ही आप उपभोक्ता का इनकम बढ़ता है, अच्छी वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, यानी महंगा वाली वस्तु की डिमांड बढ़ी। जो निम्न स्तरीय वस्तु है ना, उसे उसकी मांग घट जाती है, यानी अब इसके तुलना में ये निम्न हो गया, तो अब 40 वाले को कौन पूछता, पैसा आगे ना लगाना हो, है ना। तो ऐसे समझ लेंगे बाद में कि इकोनॉमिक्स की टर्म तो बहुत ही ऐसा है कि समझ के समझ भी गए तो अगली बार देखिए तो भूल जाएंगे। तो कोई भी चीज़ को रिलेट कर लीजिए छोटी सी अपनी जीवन के उदाहरण लेकर, और फिर चलिए, कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा, है ना, गिफन वस्तुओं पर मांग की नियम लागू नहीं होती। मांग के नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु की दाम घटने पे जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और दाम बढ़ने पे डिमांड घट जाती है। लेकिन जो गिफन वस्तु होती है, इस पे मांग की नियम बिल्कुल लागू नहीं होता है। इसके अलावा लोक लेखा समिति में अध्यक्ष की, अच्छा, मांग के नियम कौन दिए थे? अल्फ्रेड एडम स्मिथ, माफ कीजिएगा, और मांग और पूर्ति का नियम दिया था अल्फ्रेड मार्शल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा की जाती है। कल या परसों मैंने एक क्वेश्चन आपको और बताया था कि जो नीति आयोग में उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष,
या फिर CEO होते हैं, नीति आयोग की बात हो रही है, तो इनको जो है अपॉइंट कौन करते हैं, तो भारत के PM करते हैं, न कि आपका जो है प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, 15+7 के रेशियो में, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। वर्तमान लोक लेखा समिति में अधीर रंजन चौधरी जो है ये आपका विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनाओं की जांच करती है तथा अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है, इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 148 के अनुसार होता है, लेकिन जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अपनी पावर है यह आर्टिकल 149 में दिया गया है। इसके अलावा प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जो कहां से आते हैं, तो सिर्फ लोकसभा से आते हैं। राज्यसभा में इसमें कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान में जो है आपके प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष कौन है, गिरीश बापट साहब बीजेपी के हैं। संसद की अस्थायी समितियां जैसे लोक लेखा समिति अभी 22 सदस्य आपने देखा, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य है, कार्यमात्रा समिति, विशेषाधिकार समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, SC/ST समुदाय के कल्याण संबंधित समितियां, ये सभी के सभी समितियां हैं कुछ। इसके अलावा अस्थायी है, और जो ये अस्थायी है, जो टेम्पोररी समितियां हैं, जैसे समितियां जांच समिति हो गए, कोई भी इंक्वायरी वगैरह। इसके अलावा तदर्थ समिति, तदर्थ न्यायाधीश से आप अंदाज लगा सकते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, कि जब वर्कलोड बढ़ जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अभी के केस में DY चंद्रचूड़ साहब है, तो वो जो है राष्ट्रपति से विमर्श करके किसी भी हाई कोर्ट से न्यायाधीश को हायर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में जिस भी हाई कोर्ट से वो मतलब न्यायाधीश आएंगे उनकी भी मशवरा जरूरी है और राष्ट्रपति की सहमति पहले जरूरी है। सलाहकार समिति, ये सभी के सभी जो है टेम्पोररी है। दिल्ली में लाल किला स्थित परिसर में भारत पर्व नामक कार्यक्रम कब से कब तक चली है। देखिए, भारत पर्व 2024 में ये 26 से 31 जनवरी तक चलता है। ये गणतंत्र दिवस के जो है मतलब पूर्व में आसपास ये कह सकते हैं, गणतंत्र दिवस के आसपास की जो है ये त्यौहार सब होती है। भारत पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है भारत पर्व, लिखिएगा यहाँ पे, है ना, भारत पर्व, है ना। इसके अलावा जिसमें लाल किला के परिसर में सभी झांकियों को रखा जाता है। इस पर्व का उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना है। वर्ष 2021 से पराक्रम दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने से क्वेश्चन पूछा था कि भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया, तो ये भी 2021 में ही होता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। साथ ही पराक्रम दिवस भी 2021 से ही मनाया जाता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाल किले के प्रांगण में 23 जनवरी को मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। भारत में भारत पर्व यहाँ लिखना। 2024 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने देखो अपना देश 2020 के तर्ज पर किया है। भारत पर्व को पहली बार 2016 में शुरू किया गया था, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे। भारत पर्व की जो परंपरा है ये कब से आ रही, 2016 से आ रही। कौन से आपका जो है कहाँ पे होती है, दिल्ली के अंदर होती है। 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एमेनुअल मैक्रोन फ्रांस के आए थे। 75वें गणतंत्र दिवस पे 132 अवार्ड बता दिया था। 132 में कैसा है, 5, 17 और 110 है। कुल 25 झांकियों को जो है भाग लिया गया था, जिसमें 10 9 है ना 10 माफ कीजिएगा 16 राज्य का तथा 9 मिनिस्ट्रियल झांकियां है। सबसे झांकी का पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिला है, जिन्हें हथकरघा और कुटीर उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाया था। 26 जनवरी के अवसर पे राष्ट्रपति कहाँ पे झंडा फहराते हैं, कर्तव्य पथ पर, जो दिल्ली के अंदर है ना। इसके अलावा जबकि 15 अगस्त के अवसर पे लाल किला में झंडा कौन फहराते हैं, प्रधानमंत्री फहराते हैं। यह एक जो है रिवाज हो गया, क्योंकि जब देश आज़ाद हुए तो पहली बार पंडित नेहरू ने लाल किला के लाहौरी गेट यानी पश्चिमी गेट पे झंडा फहराया, तो ये एक परंपरा बन गई। इसके अलावा जब गणतंत्र हुआ हमारा देश 26 जनवरी 1950 को, चूंकि 24 जनवरी 1950 को ही है ना बाबू राजेंद्र प्रसाद को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। तो जब राष्ट्रपति अवेलेबल, देश के सर्वोच्च नागरिक अवेलेबल हो, तो झंडा जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पे उन्हीं से फहराए गए। इस दिन से जो है वो भी एक प्रचलन में आ गया कि भाई गणतंत्र दिवस के अवसर पे प्रेसिडेंट झंडा फहराएंगे, जबकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे PM झंडा फहराएंगे। मैक्सिको की खाड़ी किस महासागर का भाग है, अटलांटिक महासागर का। लेब्राडोर सागर, भूमध्य सागर, ये सभी के सभी अटलांटिक महासागर का ही भाग है। अटलांटिक महासागर सभी महासागरों में दूसरी सर्वाधिक बड़ी महासागर है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर S के जैसा है। दुनिया में सबसे गहराई वाला जो है महासागर या सबसे बड़ा महासागर
महासागर, प्रशांत महासागर, इसमें सर्किल ऑफ फायर भी स्थित है, मरियाना खाई भी स्थित है। एकमात्र अल नीनो ला नीनो भी आता है जो पहले बता दिया हूँ। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत के नाम पर रखा गया हिंद महासागर, इसे हाफ महासागर भी कहा जाता है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर हिंद महासागर का पार्ट है। भूमध्य सागर से लाल सागर को सुएज नहर जोड़ने का काम करता है। भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ आती है जिसके कारण भारत के उत्तर पश्चिमी साइड में वर्षा होती है ठंडी के दिनों में। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस को हम 8 जून को मनाया करते हैं। भारत में कौन से 2 पड़ोसी देश मलेरिया मुक्त घोषित किए जा चुके हैं हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा? मालदीव और श्रीलंका जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। बताइए कितना ज़्यादा हाइजीनिक लोग मतलब रहते हैं यार, कितना ज़्यादा जो है वहाँ पे वातावरण शुद्ध होगा कि मच्छरें नहीं है ना। भारत में जलीय पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका को क्रमशः 2015 और 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। श्रीलंका की राजधानी अब नया वाला पूछा जाता है श्रीजयवर्धने पूरा कोट्टा। देखिए अपने पड़ोसी की पूरी खबर रखिएगा, है ना, जैसे कि ई बुक में आपको मिलेगा और मैंने आपको पहले कई बार बताते आया हूँ कि भाई वहाँ कौन धर्म के लोग रहते हैं, कौन सी नदी बड़ी है, कौन सा नृत्य फेमस है ना, क्या क्या फेमस है वहाँ का, कौन सा द्वीप है, इसके सीमा भारत के साथ क्या लगती है ना, इसकी सीमा रेखा किस डमरू मध्य या फिर स्टेट के द्वारा तय होती है, इसकी जो सीमा है भारत के किस किस राज्यों से लगते हैं, भारत के कितने राज्यों से लगते हैं, है ना, ये कब आज़ाद हुआ था अगर ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं तो, या फिर और भी इनकी इम्पोर्टेंट जो है बंदरगाह कौन से हैं, ये सभी के सभी बात इस प्रकार से जरूर खंगाल के रखें मेरे भाई। एग्जामिनर का जो है धीरे धीरे मन बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है। 1000 सीट और 10 लाख अगर मतलब फिल हो रहा है फॉर्म तो प्रेशर तो है। इनके अलावा मालदीव सभी एशियाई कंट्री में सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और छोटा होने के बावजूद जो अभी मोटा काम किया था जैसा कि आप सभी जानते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी राम सेतु स्थित है। हाल में ही मालदीव काफ़ी चर्चे में रही है। मालदीव में दिवेही भाषा बोली जाती है ना। अधिकांश निवासी इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। पर्यटन जो है अर्थव्यवस्था का मेन रीढ़ है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनवरी 2024 में अफ्रीकन देश काबो वर्डे को मलेरिया फ्री घोषित किया गया। चूंकि ये मलेरिया वाला क्वेश्चन था, मलेरिया की खोज रोनाल्ड रास ने किया है। एनीफिलीज मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होते हैं और प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। इसके अलावा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में विद्यमान तत्व एका बोरॉन का वर्तमान नाम क्या है? तो एका बोरॉन को हम वर्तमान में स्कैंडियम के नाम से जानते हैं। मेंडेलीव में एका एल्युमिनियम को वर्तमान में हम गैलियम के नाम से जानते हैं और एका सिलिकॉन को हम जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ ईका वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं मेंडेलीव बाबा से। बाद बाकी मेंडेलीव बाबा का सभी बात बता दिया हूँ। 63 को तत्व था। इसके अलावा परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था। इसके अलावा इसके बीच में कई सारे चीज़ों के लिए जो है गैप रखा गया था भविष्य हेतु। इसमें समय अक्रिय गैस की खोज नहीं की गई थी। ये सब जो है आपका 7 आवर्त और आपका जो है 9 वर्ग था किसका? मेंडेलीव का। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो चलाया गया व्यक्तिगत सिद्धांत राज हड़प नीति को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त करा? तो कैनिंग ने समाप्त करा। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस भारतीय राज्य को हड़पा था या ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो 1848 में सतारा में, फिर हमारा संबलपुर 1849 में, फिर हमारा जो है आपका नागपुर 54 में और अवध को जो है 56 में मिलाया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। डलहौजी के समय कुछ प्रमुख कार्य, जिसमें सबसे प्रमुख रेलवे की शुरुआत है 2 स्टेशनों के बीच यानी थाना और मुंबई के बीच 34 किलोमीटर की दूरी 1853 में तय किया था। विधवा पुनर्विवाह और वुड के डिस्पैच, आज भी हमने या कल पढ़ाया था वुड के डिस्पैच, ये 1854 में, ये शिक्षा से संबंधित है। और विधवा पुनर्विवाह 1856, ये सभी के सभी जो है इन्हीं के काल में आया था। डाक टिकट 1854, ये भी आपका डलहौजी के काल में आया था। और डलहौजी ने उस समय शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। पंजाब में कूका आंदोलन जो गुरु राम सिंह और बालक सिंह के द्वारा चलाया गया था, ये नॉर्थ ब्रूक के समय में आया था। बंगाल विभाजन, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना, ये सभी के सभी जो है कर्जन के काल में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भी कर्जन के काल में ही होती है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 में बैरन हैंगस्टस के समय। ईस्ट इंडिया एक्ट की जो है आपका 1784 में और 1774 का रोहिला युद्ध बैरन हैंगस्टस के काल में हुआ था। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। इन्होंने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त भी लागू किया। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लगाया गया था।
श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इन्हीं के काल में हुआ था। किन के काल की बात हो रही? कर्नवालिस की काल की बात हो रही। श्रीरंगपट्टनम की संधि से याद आया कि भाई क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? तो चतुर्थ 1799। मई 2023 म्यांमार में कौन सा तूफान जो है आपका जो है मचाया था धूम? तो मोचा नामक तूफान। मोचा नामक तूफान से जो है भारत की जो आपका सहायता कार्यक्रम था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन करुणा। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इस तूफान का नामकरण यमन ने किया था, किसका? मोचा का। जून 2023 में बिपरजॉय आया था जो बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। यह भारत के गुजरात और राजस्थान क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। भारत सरकार ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया। भारत ने श्रीलंका तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद पहुंचाया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए जो है चलाया गया स्कीम था। निम्न किस नियम में यह कहा गया है कि एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन में क्वांटम संख्याओं का एक समान सेट नहीं हो सकता? ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी एक वर्ग के परमाणु क्रमांक वाले तत्व में क्या होती है? समान। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहा है कि है ना, एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन में क्वांटम संख्याओं का समान सेट नहीं होता है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। एच से इसके स्थिरांक को डिनोट किए जाते हैं और एच का वैल्यू अपने आप में आप लोगों को आना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन, तो अब तक हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है ना। मैं पिछला क्वेश्चन भूल गया कि क्या पूछा था। एक क्वेश्चन ये भी रखिएगा, तो 2 क्वेश्चन बताइएगा, है ना। इसी प्रकार से कूलाम का जो है मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, प्रकाश वर्ष की जो है कितनी दूरी होती है, या फिर प्रकाश वर्ष का एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है। ये सब क्वेश्चन कुछ एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी की घनत्व कितनी होती है ना, ये सब बात है ना। इसके अलावा पॉली का नियम, इसका आंसर हो गया। पॉली के नियम के अनुसार कि एक कक्ष में दोनों इलेक्ट्रॉन में विपरीत स्पिन या चक्रण होनी चाहिए, मतलब सेम दिशा में नहीं होता, ये भी पूछ रहा है, बता रहा है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बकरवेल ने किया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जूलियट के द्वारा किया गया था। क्वांटम सिद्धांत का वर्णन मैक्स प्लांक ने दिया था। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। अष्टक का नियम न्यूलैंडस कैल्शियम तक लागू, है ना। इसके अलावा परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ये जो है आपके आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, है ना। पीडीएफ संबंधित, ई बुक संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर 93 के बाद कौन सा है भाई, ये 93 72 69 32 25, ये मोबाइल नंबर पे जो है आप, है ना, व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताते आया हूँ कि आप जिसका पढ़ते हैं पढ़िए, जहाँ पढ़ते हैं, जो भी पेड कोर्स ले रखे हैं, किसी का भी, मैं किसी का नहीं ये कहूँगा, तो आप पढ़ते रहिए, है ना। मैं जानता हूँ आपकी जगह मैं भी होता तो कोई भी जो छोटे चैनल होते हैं शुरुआत में, उस पर बिलीव करना कठिन होता है। लेकिन मैं आपको ये भी साथ ही साथ बताया था कि जो बच्चे मेरे से साथ में रह के कोई ना कोई एग्जाम कंडक्ट किया होगा, दिया होगा, तो इस चीज़ की फ़ायदा जानते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि ये सारे के सारे जो हमारी स्कीम आती है, जो भी पीडीएफ या फिर ई बुक वगैरह आते हैं, उनके 90% 80% बच्चे, है ना, वही होते हैं जो पहले से ऐड होते हैं, और वो हज़ारों के तादाद में। ऐसा 1-2 बच्चे नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं भाई, हज़ारों बच्चे हैं जो हमारे पीडीएफ से पढ़े हैं, ऐसे बात नहीं है। जो 1000 के ग्रुप भी आप देखे होंगे व्हाट्सएप, ऐसी बात नहीं है। तो आप भी ऐड हो सकते हैं और आप भी जो है एक अच्छा कम पढ़ के बढ़िया चीज़, बढ़िया नंबर गेन कर सकते हैं एग्जाम में। इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।